इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी साइलेंट प्रेयर करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा सेशन होता है 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30 हमारा इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन होता है, और 9:30 से 10:30 हमारा लोकल मलयालम सेशन। तो आज का हमारा 1022वां सेशन है। और आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर अवी शर्मा। डॉक्टर अवी शर्मा का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ आईएफपीएच पे। और उनका एक मैं इंट्रो देना चाहूंगी यहाँ पे। डॉक्टर अभी शर्मा एक फोर्थ जनरेशन होम्योपैथिक फिजिशियन है, जिनके फोर फादर्स काफी टाइम से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसी विरासत को ये आगे बढ़ाए हुए हैं। फिलहाल डॉक्टर अभी शर्मा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एज फैकल्टी मेंबर हैं, और इन्होंने पीएचडी भी की है। इसके अतिरिक्त 2019 से नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में एज गेस्ट लेक्चरर हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी। काफी क्लिनिकल एक्सपीरियंस है अलग अलग डिजीजेस का, और एजुकेशन में भी काफी एक्टिव हैं। फिलहाल ही में उन्होंने एक रिसर्च एक्टिविटी में किंडर शेल्फ 2025 फर्स्ट ट्राई कॉन्टिनेंटल सीएमई ऑन करंट एडवांसेस इन पीडियाट्रिक स्लीप मेडिसिन पे अपना पेपर प्रस्तुत किया था इंटरनेशनल सिम्पोजियम में। तो आज का जो डॉक्टर अवी का टॉपिक है वो है एटॉपिक मार्च, अंडरस्टैंडिंग एटॉपिक मार्च एंड होम्योपैथी। तो डॉक्टर अभी प्लीज सर स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नेहा फॉर द इंट्रोडक्शन। एंड आज का जो ये मेरा टॉपिक है ये बहुत ही अभी प्रेवलेंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि हम जिन जगहों पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पेसिफिकली जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स अर्बन एरियाज में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है कि जो बच्चे हमारे पास में आते हैं स्पेसिफिकली 8 से लेके 15 साल तक की एज ग्रुप में, वो कॉन्स्टिपेशन से बहुत ज्यादा ग्रसित है या फिर वो अस्थमा से बहुत ज्यादा ग्रसित है। तो आज का जो ये टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग एटॉपिक मार्च, और इसको हम होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव से कैसे लिंक कर सकते हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी अपना 15 साल के अंदर अंदर हमने जो बूम देखा है एटॉपिक मार्च और उसके कॉन्सिक्वेंसेस का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बीइंग अ होम्योपैथिक डॉक्टर ये बहुत ही ज्यादा इजीली मैनेज्ड भी है, अगर आपको ये पता हो कि आप इसमें क्या देख रहे हैं, आपको इसको किस तरीके से देख पकड़ना है और किस तरीके से प्रिस्क्राइब करना है। तो अगर मैं शुरू करता हूं एटॉपिक मार्च के बारे में, तो जो एटॉपिक वर्ड आता है वो आता है एक उस मेडिकल कंडीशन के बारे में, एक उस मेडिकल कंडीशन से जहां पे एक अलर्जिक रिएक्शन एक पार्ट ऑफ द बॉडी में हो रहा है, जबकि जहां जो अलर्जेंट है जिसकी वजह से वो रिएक्शन हो रहा है वो बॉडी के किसी दूसरे ही पार्ट को अफेक्ट कर रहा है। और मार्च जो शब्द आता है उसका मतलब होता है आगे बढ़ना। तो एटॉपिक मार्च की जो कंडीशन है उसको हम लोग अगर कॉमन वर्ड्स में बोलें तो एक कॉमन प्रोग्रेशन है ऑफ ऑल दी एलर्जिक डिजीजेस, जो कि टिपिकली बच्चों के अंदर मिलती है जब बच्चा पैदा होता है। और वहां पे आपको नियोनेटल डर्मेटाइटिस या फिर एटॉपिक डर्मेटाइटिस की कंडीशन मिलती है, जिस कंडीशन को अगर सही टाइम पे सही तरीके से नहीं देखा जाता तो यही कंडीशन आगे जाके फूड एलर्जीज में बदलती है या फिर हमारी रेस्पिरेटरी एलर्जीज में बदलती है। और इसके बाद में यही फूड एलर्जीज कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, और रेस्पिरेटरी एलर्जीज जो है वो हमारा अस्थमा कॉज करता है। तो ये जो एक प्रोसेस है, ये जो एक अपना प्रोसेस है जहां पे एक कंडीशन पहले जहां से शुरू हो रही है और शुरू होने के बाद में किस जगह पे जा रही है, इसको हम एटॉपिक मार्च कहते हैं। होम्योपैथिकली ये चीज सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के अंदर थ्योरी ऑफ सेपरेशन में हम यही चीज पढ़ते हैं कि अगर किसी एक प्रेजेंट कंप्लेन को अपना सिर्फ सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए, कॉस्मेटोलॉजिकली उसको आराम पहुंचाने के लिए अगर हम वहां पे मेडिसिन दे दें, और मेडिसिन देने के बाद में
प्रेजेंट जगह से वो चीज और इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में जाना शुरू हो जाए, जिसके बाद में ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजीज बन जाए, इसी को सप्रेशन होम्योपैथी में कहा गया है। अब ए टॉपिक मार्च में जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारे को एक एक स्टेज का पता होना चाहिए, और इन स्टेजेस का एलोपैथिक ट्रीटमेंट में क्या क्या हम अपना अपना ट्रीटमेंट करते हैं, और इसकी वजह से इस ए टॉपिक मार्च को हम किस तरीके से और ज्यादा खराब करते रहते हैं। तो अगर हम शुरुआत करते हैं एटॉपिक मार्च का, तो एटॉपिक मार्च में सबसे पहली चीज हमारे को देखनी होती है एटॉपिक डर्मेटाइटिस। स्पेसिफिकली जो हमारे को ये एटॉपिक डर्मेटाइटिस मिलता है, ये मिलता है 6 महीने से 1 साल या 1.5 साल के कम बच्चों की एज ग्रुप के बच्चों में। सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट ये एटॉपिक डर्मेटाइटिस इस वजह से हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स बहुत ज्यादा अपना फियर में रहते हैं कि हमारे बच्चे को क्या हो गया, और हमारे बच्चे को एकदम से आराम करना चाहिए हमें। और इसी एकदम से आराम के चक्कर में जब पेरेंट्स गलत तरीके के ट्रीटमेंट स्टार्ट करने लग जाते हैं, तो इस वजह से हमारा जो ये सप्रेशन है ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर ये एटॉपिक डर्मेटाइटिस क्यों इतना ज्यादा बढ़ गया है, ये इस वजह से बढ़ गया है क्योंकि पहली बात तो हमारा जो, अगर हम इसको एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से या मॉडर्न मेडिसिन के व्यू से देखते हैं, तो वहां पे अलग अलग फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर होता है, या फिर हमारा कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होता है, क्लाइमेट्रिक फैक्टर्स भी लिखे जाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, और इन फैक्टर्स में अगर हम आज के टाइम पे देखें तो एटॉपिक डर्मेटाइटिस 1 साल से कम उम्र के बच्चों के अंदर 8 से 18% तक बूम पे है, ओनली इन इंडिया। सिर्फ इंडिया के बच्चों के अंदर बात करें, और एटॉपिक डर्मेटाइटिस के जो हमें ये केसेस देखने को मिलते हैं, ये हमारे को जो केसेस हैं ये अर्बन पॉपुलेशन में फिर भी देखे जाते हैं। जब हम बात करते हैं रूरल पॉपुलेशन में, तो एटॉपिक डर्मेटाइटिस के जो बच्चे होते हैं वो इतनी जल्दी से डायग्नोसिस के अंदर भी नहीं आते हैं। इसमें जब हमारा ये एटॉपिक डर्मेटाइटिस है, इस एटॉपिक डर्मेटाइटिस में अपना हम इसको मैनेज कैसे करते हैं, अगर हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो एटॉपिक डर्मेटाइटिस को मैनेज करने के 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला कि हम बच्चे को कोई मॉइस्चराइजर लगाएं। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद में वहां पे जो सिम्टम्स हैं उनको सूदन अप करें। पर आज के टाइम पे हम देखते हैं कि जनरली जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, ये एक टॉपिकल स्टेरॉइड से हमेशा एटॉपिक डर्मेटाइटिस का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। और कौन सा टॉपिकल स्टेरॉइड होता है? लो पोटेंसी हाइड्रोकॉर्टिसोन। एक लो पोटेंसी हाइड्रोकॉर्टिसोन हमेशा आपको, जो आपके कॉर्टिसॉफ्ट, क्यूटीसॉफ्ट, ये सब कंपनीज के नाम से आपको ये अपना रेडिली अवेलेबल होते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं भी देता है तो ओवर द काउंटर भी प्रिस्क्राइब हो जाते हैं। और ये जब हमारे एटॉपिक डर्मेटाइटिस के अंदर, जब हम बच्चों को 1 साल 1.5 साल से कम उम्र की बच्चों को रेडली इनको दे देते हैं, ये भी ना बताए कि ये असल में है क्या। इंडिया के अंदर डॉक्टर्स को सबसे बड़ी परेशानी ये झेलनी पड़ती है, होम्योपैथिक डॉक्टर्स को, कि मरीज आके आपसे बोलता है नहीं डॉक्टर साहब, स्टेरॉइड नहीं दिया गया है बच्चे को, डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तो सिर्फ लगाने की ट्यूब दी थी। पर आपको और हमको ये पता है कि वो ट्यूब क्या है, और अगर एक स्टेरॉइड शुरू हो चुका है, तो शुरू होने के बाद में फिर वो आगे कहां तक अपना जो सप्रेशन है वो लेकर के जाएगा। यहां पे जब हमारा सप्रेशन स्टार्ट होता है, तो सप्रेशन स्टार्ट होने के बाद में उस टाइम पे जो बच्चा है उसको सिम्टम्स में रिलीफ जरूर मिल जाता है। पर इस रिलीफ के बाद में जब स्टेरॉइड बंद होता है, तो जो हमारा एटॉपिक डर्मेटाइटिस है ये और भी ज्यादा विरुलेंट फॉर्म में आता है। ये विरुलेंट फॉर्म में आने की वजह से बाद में जहां पे सिर्फ नॉर्मल डर्मेटाइटिस था, रेडनेस थी, इचिंग थी, अब यहां पे होता है फिशर्स, क्रैक्स, या फिर अपना वेसिक्यूलर इरप्शंस, जिसके बाद में जब वो वेसिक्यूल फटते हैं तो वहां पे अल्सरेशन होता है, और इनर लेयर ऑफ द स्किन इट स्टार्ट्स गेटिंग अफेक्टेड। जब ये इनर लेयर ऑफ स्किन आना शुरू हो जाता है, तो अब इसके बाद में क्या है, जो हमारा स्किन बैरियर है
वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। जो स्किन बैरियर जब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो अब जो हमारे सप्रेशन के जितने भी अपना सिम्टम्स हैं वो नीचे की लेयर में जा रहे हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का एक और सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि स्टेरॉइड्स जो हैं वो बहुत ही रेडली सीप इन करते हैं इन द लोअर अपना लेयर्स ऑफ द स्किन, जहां से कि वो ब्लड स्ट्रीम से भी उठा लिए जाते हैं। और ये जो सप्रेशन है वाया दीज ट्रांसफर्स, वाया दीज बैरियर्स, अब पहुंच जाता है स्किन को छोड़ के नीचे के म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन हर जगह पे जहां जहां पर भी होता है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। एटॉपिक डर्मेटाइटिस के अंदर हमारे को म्यूकस मेम्ब्रेन का जो सबसे पहला इफेक्ट लगता है वो लगता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स। जब ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में पहुंच जाता है तो यहां पे ये इरिटेशन स्टार्ट करता है। एटॉपिक डर्मेटाइटिस स्टार्ट हुआ था सोरा से इन द स्किन, पर ये स्किन में सोरा से जाके साइकोसिस और साइकोसिस से जाके सिफिलिस में पहुंच जाता है, और उसके बाद में ये चेंज करता है अपनी पोजीशन। उसके बाद में ये चेंज करता है कि अपनी लोकेशन, और लोकेशन चेंज करने के बाद में ये स्किन से पहुंच जाता है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स में। म्यूकस मेम्ब्रेन में जब भी हमारा एटॉपिक डर्मेटाइटिस की जो मार्च है, एटॉपिक मार्च जब पहुंचती है, तो ये एटॉपिक मार्च का सेकंड अपना जो है स्टेट वो बताती है। सेकंड जो स्टेट होता है वो होता है फूड एलर्जीज एंड रेस्पिरेटरी एलर्जीज। अब ये जो रेस्पिरेटरी एलर्जीज है, अगर हम इसकी बात करें, तो रेस्पिरेटरी एलर्जीज अपना जो है उसमें हम लोग अब बात करते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले चीजें सोरा से ही स्टार्ट हो, कि इचिंग होना, स्टफीनेस होना, नेजल डिस्चार्जेस आना, आंख से पानी आना, और छींके लगना, बिकॉज इरिटेशन हो रही है। इसके लिए डॉक्टर के पास में फिर जाया जाता है अगर इस कंडीशन में, तो वहां पे डॉक्टर आपको एक बहुत ही सिंपल सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। वो होती है सिट्राजिन या लीवोसिट्राजिन, एक कोई एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन देने के बाद में यहां पे भी सिम्टम्स को सप्रेस कर दिया जाता है, और सप्रेस करने के बाद में यहां पे भी ढंग से पूरी तरीके से सिम्टम्स जो हैं वो सही नहीं हुए हैं, पर सप्रेस करने की वजह से यहां पे हमारा जो है सप्रेशन की थ्योरी फिर से लागू होती है। और इसके बाद में जो हमारा अपना जो सिम्टम्स है वो सिर्फ म्यूकोसा से जाके डीपर इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स जाता है, जहां पे ये ब्रोंकाइटिस और अल्टीमेटली अस्थमा करता है। अगर हम बात करते हैं एटॉपिक मार्च में, अगर हमारी फूड एलर्जीज हो जाए, आजकल आप बहुत ही ज्यादा ये सुन रहे हैं कि बच्चे को ग्लूटेन एलर्जी हो गई है, कि बच्चे को फलानी चीज से एलर्जी है, ढिमकानी चीज से एलर्जी है, पर इसका रीजन कोई नहीं जान पाता। इसका रीजन वो ही एक अपना स्किन अफेक्शन है जो कि बच्चे को बचपने में जब हुआ था, उसके लिए स्टेरॉइड्स या कोई और अपना ट्रीटमेंट देके उसको सप्रेस किया गया, जिसकी वजह से वो जो इरिटेशन थी, जो स्किन बैरियर था, उसको ब्रेक करके हमारे अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स में जाके बैठ चुका है। स्किन अपना फूड एलर्जीज के अंदर जो है हमारे को अपना एक डायरेक्ट लिंकेज मिलता है, कि जब हमारा अपना एटॉपिक डर्मेटाइटिस और स्टमक रिलेटेड एलर्जीज जो है डायरेक्टली लिंक्ड हैं वाया गट स्किन एक्सिस। जो हमारा गट है और एक जो हमारा स्किन है उसका एक टिपिकल पैरेलल एक्सिस चलता है, और इस गट स्किन एक्सिस की वजह से एक टर्म आती है लीकी गट, कि बहुत ही ज्यादा डायरिया हो जाना, डायसेंट्री हो जाना। और होता क्यों क्यों है? क्योंकि यहां पे एक अपना कंडीशन हो जाती है जिसे बोलते हैं हम डिसबायोसिस। जो जिस कंडीशन की वजह से हमारा जो गट है, हमारी जो इंटेस्टाइन है, उसकी लाइनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और इस लाइनिंग के डिस्ट्रप्शन की वजह से ही एक जो सिम्टम आता है वो होता है लीकी गट। तो अगर हम बात करें फूड एलर्जीज में, हमारा एटॉपिक मार्च में जब फूड एलर्जीज आता है, तो ये हमारा अपना अपना डिसबायोसिस, डिसबायोसिस की कंडीशन की वजह से अपना इंटेस्टाइनल जो हमारी अपना लाइनिंग है वो डिस्टर्ब होगी, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा लीकी गट की कंडीशन हमारे को देखने को मिलती है। जनरली ये जो फूड एलर्जीज हैं इंडिया के अंदर,
ये अनडायग्नोज चली जाती है। बट आजकल के टाइम में 20% जो चिल्ड्रन है दे आर सफरिंग फ्रॉम फूड एलर्जीज इन इंडिया। और ये सारी की सारी जो एलर्जीज आई हैं, ये 21st सेंचुरी का ही कारनामा है कि 2001 से 2010 के बीच में ही ये सारे के सारे केसेस, ये सारी की सारी चीजें हमारे सामने आनी और ज्यादा प्रेवलेंट हो गई हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता पहले नहीं होती थी, पर इस कंडीशन इतनी ज्यादा सीवियरिटी में नहीं हुआ करती थी जितनी आज हो रही है। अब जो हमारा अब यहाँ पे हमारी जब ये फूड एलर्जीज हो जाती हैं, फूड एलर्जीज के होने की वजह से बाद में अब इन फूड एलर्जीज, लीकी गट है, इसकी वजह से यहाँ पे फूड रिस्ट्रिक्शंस किए जाते हैं, या फिर आपको परगेटिव्स दे दिया जाता है कि भाई अपना बहुत ज्यादा डाइसेंट्रिक स्टूल है, या फिर बहुत ही ज्यादा हमारा क्या कहते हैं डायरेटिक स्टूल्स हैं, तो यहाँ पे हमारे को पहले परगेटिव दिया जाता है। अगर उससे भी आराम नहीं होता है तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे के या फिर स्टेरॉइड्स देके वहां पे उस डायरिया को बंद किया जाता है और फूड रिस्ट्रिक्शंस को बहुत ही हार्शली इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। लेटर ऑन इन केसेस के अंदर जिन बच्चों को ये सारी चीजें होती हैं, हमारे को देखने को मिलता है कि सीवियर स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन, जहां पे हॉस्पिटल इंड्यूस्ड अनीमा के बिना 6 6 7 7 दिन तक बच्चे को स्टूल ही नहीं होता है, ये सारे के सारे केसेस हमारे को देखने को मिल रहे हैं। इन सब चीजों को हमारे को एक दूसरे के साथ में कोरिलेट करना है, और इसी को हम लोग एटॉपिक मार्च, और एटॉपिक मार्च को समझने के बाद में हम इसको होम्योपैथिकली कैसे इंप्लीमेंट करें और कैसे हम इसमें सही कर पाए। यहां पे मैं पहले एक आपको केस के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पे एक बच्चा है जो कि 7 साल का है, जो कि मेरे पास में आता है और मदर मुझको बताती है कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बहुत ही ज्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, स्टूल की अर्ज ही नहीं होती है, स्टूल 6 6 7 7 दिन तक नहीं होता है, बच्चा खाना भी नहीं खाता है, ना तो उसको मन करता है, अगर हम उसको जबरदस्ती खिलाते हैं तो वो अपना बहुत ही ज्यादा पैम्परिंग और बहुत ही ज्यादा अपना अनसिविल मैनर में हमसे बिहेव करता है। 6 7 साल का बच्चा है ये, मेल चाइल्ड। मैंने इस केस पूरा का पूरा केस लिया, तो केस लेने के बाद में मेरे को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मिला कि इसमें क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। माँ से पूछा गया कि बच्चे को ये जो सारी की सारी तकलीफें हैं ये कब से हैं, तो उन्होंने मुझको बताया डॉक्टर साहब ये तकलीफें तो इसको पहले से ही हैं। पूछा फिर गया कि पहले से कब से, तो उन्होंने बताया कि जब ये 7 साल का है इस टाइम पे, तो 4 साल पहले से आप मान के चलिए इसको कब्जियत की तकलीफ थी। पहले थोड़ा थोड़ा हुआ करता था, पर उसके बाद में हमारे को लगा कि ये बच्चा जो है ये तो सही नहीं हो रहा है, डॉक्टर के पास में लेकर के गए, डॉक्टर को दवाई वगैरह दिलवाई, पहले थोड़ा सा लेग्जेटिव दे रखा, अब ये बिल्कुल भी लेग्जेटिव काम नहीं करते हैं। थोड़ा सा और अंदर गए इस केस में, उनसे दोबारा पूछा गया कि इस कब्जियत से पहले इस बच्चे को क्या हुआ था, तो उन्होंने मुझको बताया कि इससे पहले इस बच्चे को कभी कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। हाँ, कभी कभार इसको बुखार आ जाया करता था। मैं क्या, नहीं, कभी कभार बुखार में हमारे को इसमें इतनी ज्यादा चिंता लेने वाली कोई बात नहीं है, कुछ और चीज जो कि हम कुछ चीज मिस कर रहे हैं। तो इसमें मदर मुझको बोलती है कि जी डॉक्टर साहब, इसमें इस केस के अंदर मैं आपको ये चीज बता सकती हूँ कि जब ये छोटा था तब इसको पेट की बड़ी तकलीफ हुआ करती थी। कि पेट की क्या तकलीफ हुआ करती थी, कि इस बच्चे को पेट में बहुत ही ज्यादा गैस बना करती थी, और उस गैस बनने की वजह से इसको कई बारी डायरेटिक स्टूल्स हुआ करते थे जब ये अपना करीबन 8 9 महीने का था। और उसके लिए हम डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर ने हमारे को एक नॉर्मल कॉलिक एड करके मेडिसिन दे दी थी, जिसको हम दिया करते थे तो बच्चे का पेट का दर्द सही हो जाता था। पर हमने ये देखा कि 6 8 महीने 1 साल तक हमने ये कॉलिकेट इसको जैसे जैसे दिया, तो इसको जो ये डायरिया की कंडीशन थी डॉक्टर साहब, ये बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में चलती चली गई। तो वहां पे हमारे को एक क्रोनोलॉजी दिखाई देने लगी। तो जब ये क्रोनोलॉजी हमारे को दिखाई देने लगती है, तो यहाँ पे हमारे को ये ध्यान रखना है कि मॉडर्न मेडिसिन भी जब हम पढ़ते हैं तो उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। तो
एक लीडिंग क्वेश्चन मैंने इनसे पूछा कि मुझको ये आप सिर्फ इतना बताइए कि क्या इसमें इस बच्चे को पेट खराब होने से पहले कोई स्किन की भी तकलीफ हुई थी? कि हाँ डॉक्टर साहब, इसको सर पे और चेहरे पे थोड़े से अपना रैशेस हुए थे। कब की बात है ये? मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने मुझको बताया कि ये जब 4 महीने 4.5 महीने का था तब इसको ये रैशेस हुए थे। और इन रैशेस के लिए हम जब डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने मेरे को इसके लिए एक क्रीम बोली थी, और वो क्रीम लगाने के लिए उन्होंने हमें दी थी। क्रीम हमने 2-3 महीना इसको लगाई है और उसके बाद में वो रैशेस खत्म हो गई। ठीक है। क्रीम के बारे में जब पूछा गया तो उनके पास में वो रिकॉर्ड था, तो उन्होंने मेरे को जब अपना रिकॉर्ड दिखाया तो उसमें क्यूटी सॉफ्ट करके क्रीम लिखी हुई थी, 4 महीने के बच्चे को दी हुई थी, जो कि एक प्रॉपर कॉर्टिकोस्टेरॉइड था। इसके साथ में कुछ एक अपना हमारे प्रॉपर जो अच्छे जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं वो भी दिए हुए थे, विच वॉज वेरी ओके। पैराफिन फ्री मॉइस्चराइजर एंड एवरीथिंग जो थे वो ठीक है, कोई बात नहीं है, पर स्टेरॉइड दिया हुआ था। तो आपको यहां पे एक क्रोनोलॉजी दिखाई दे रही है कि एक बच्चा जो ठीक था, पर उसके चेहरे पे और सर पे एक रैश डेवलप हुआ। उस रैश को सप्रेस करने के लिए जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर ने वहां पे एक स्टेरॉइड दिया। उस लोकल एप्लीकेशन स्टेरॉइड से वहां पे जो वो कंडीशन थी, जो वो रेडनेस थी, जो वो इचीनेस थी, जो वो डिस्कंफर्ट था, और जो एक बच्चा सुंदर दिखाई देना चाहता है ना, हर किसी को सुंदर बच्चा चाहिए होता है आज के टाइम पे। तो एक सुंदरता के लिए उस बच्चे को जब वो स्टेरॉइड लगा दिया गया, वो सप्रेस हुआ। सप्रेस होने के बाद में उस बच्चे को, जो कि बिल्कुल सही दूध पी रहा था, मदर्स फीड पे भी था और ऊपर के दूध पे भी था, फॉर्मूला मिल्क पे भी था, पर उसे तब तक कोई परेशानी नहीं थी, 4 महीना 5 महीनों से कोई परेशानी नहीं थी। पर उसके बाद में उसको ब्लोटिंग शुरू हो जाती है। वो जो ब्लोटिंग शुरू होती है, आप कहेंगे ये ब्लोटिंग हो किस वजह से रही है, ये ब्लोटिंग का रीजन क्या है? यहां पे हमारे को एक चीज देखनी है। बीइंग अ होम्योपैथिक डॉक्टर, मैं सभी लोगों को एक ये सलाह देता हूं कि आप एलोपैथी को भी अच्छे से पढ़ें। आजकल तो हमारे सीबीडीसी कोर्स के अंदर आप एलोपैथिक जो हमारे अपना मेडिसिन है उसको पढ़ रहे हैं। अच्छी चीज है, मैं नहीं कहता उसको प्रिस्क्राइब करें, मैं कहता हूं उसके बारे में जान ले, एटलीस्ट साइड इफेक्ट्स तो जान ले। तो अगर हम बात करते हैं स्टेरॉइड्स का, तो स्टेरॉइड्स के अंदर जो सबसे कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट्स होते हैं, और स्पेसिफिकली इन दी हाइड्रोकॉर्टिसोन, इसमें जो सबसे कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसके अंदर एलर्जिक रिएक्शंस लीडिंग टू स्टमक रिलेटेड एलिमेंट्स एंड रेस्पिरेटरी रिलेटेड एलिमेंट्स, बर्निंग एंड इचिंग, fragile or thinning of the skin that bruises very easily, various other skin infections and pustules on the skin, ये इसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं। तो वो जो एलर्जिक रिएक्शन है, कि उसको लगाने के बाद में आपने जो वो पेट के अंदर जो वो अपना रिएक्शन देखा, तो उसको आपको पकड़ना पड़ेगा। इस केस के अंदर उसकी अपना इस कॉर्टिकोस्टेरॉइड अपना और लोकल अपना टॉपिकल स्टेरॉइड के एप्लीकेशन की वजह से जो मेरा केस है, केस आगे चला गया, जहां पे उसको स्टमक रिलेटेड एलिमेंट्स हो गए। स्टमक रिलेटेड एलिमेंट्स के होने के बाद में जब हमने आगे इसमें देखा कि ये स्टमक रिलेटेड एलिमेंट्स के लिए फिर आपने क्या दिया? कॉलिकेट। बार बार रिकरेंट यूज ऑफ दिस कॉलिकेट, इसने बच्चे को क्या किया, इसकी जो डाइजेस्टिव, इसकी जो गट थी, इसकी गट को पूरी तरीके से खराब कर दिया। जहां पे बच्चे को अपना स्टूल्स हो रहे थे, वहां पे उस बच्चे को परगेटिव दे दिया गया, और परगेटिव की वजह से उसका स्टूल बंद गया। एक अफेक्शन जो कि इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया बिकॉज ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज ऑफ अपना एडिंग ऑन लाइक अपना डिफरेंट अदर थिंग्स इन द बॉडी, कि अब बॉडी को यही नहीं पता कि क्या सही और क्या गलत है। और माइंड यू, हम बात कर रहे हैं 6-8 महीने के बच्चे की, जिसका ढंग से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बना भी नहीं है, जिसका लिवर प्रॉपरली फंक्शन में आया भी नहीं है, जिसकी गट को अभी ये नहीं पता कि मेरे पास में जो चीज हो रही है वो अच्छी है या बुरी है, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया उसको पता भी नहीं है, उसको तो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है कुछ भी। यहां पे जब उसको अपना कुछ भी अफेक्शन दे, अपना ये सारी की सारी चीजें दे के हमारे जो बच्चा है, बच्चे के स्टमक को बिल्कुल बांध दिया गया। उसके बाद में 4 साल 3 साल का जब ये बच्चा हुआ, तब से लेके आज तक कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित है। इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में कॉम्प्लेक्स डिजीजेस।
बहुत ही इजीली सॉर्टेड होने वाली एक ये डिजीज इस जगह पे लाके खड़ी कर दी गई कि हमारे को बहुत ही ज्यादा, और इसमें डाइट भी आएगी, अब इसके बाद में इसमें बच्चे के और भी चीजें हमारे को बोलनी पड़ेगी, आफ्टर दैट होम्योपैथिक मेडिसिन माइट वर्क। तो यहां पे ये एटॉपिक मार्च का एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिया। दूसरा, अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा एक और बच्चे का एटॉपिक डर्मेटाइटिस के, जहां पे हम लोग देखेंगे कि अस्थमा कैसे बनता है। मेरे पास में एक बच्ची आई जो कि 14 साल की थी। 14 साल की बच्ची आई तो डॉक्टर मेरे पास में जब आई तो पेरेंट्स ने बोला, डॉक्टर साहब इस बच्चे को बहुत ही ज्यादा सीवियर अस्थमा है। तो 14 साल के बच्चे को अस्थमा एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, और मेरा शुरू से ही एक अस्थमा पे एक अपना एक सॉफ्ट स्पॉट रहा है। मैंने हमेशा से अपनी ग्रेजुएशन से लेके आज तक मैंने जितनी भी पढ़ाई करी है वो सब अस्थमा में करी है। मेरी पीएचडी, एमडी, बीएचएमएस में मेरी इंटर्नशिप जो प्रोजेक्ट था वो सारे के सारे अस्थमा पे रहे हैं। तो मैंने उसको बहुत ही आराम से बैठा के पूछा, अस्थमा ये बहुत बड़ा टर्म है, आप कैसे कह सकते हैं बच्चे को अस्थमा ही है? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये डायग्नोस्ड अस्थमा है। तो जब उन्होंने मुझको दिखाया कि ये जो बच्ची है, 14 साल की बच्ची है, इनहेलर लेना स्टार्ट कर चुकी है 3 महीना से, तब मुझे समझ में आया कि बच्चे की कंडीशन कितनी खराब। पूछा गया कि अस्थमा हुआ कब से, तो उन्होंने मुझको बताया, डॉक्टर साहब इस बच्चे को बहुत ही ज्यादा जल्दी ठंड पकड़ लेती थी, और जिसकी वजह से जब इसे ठंड पकड़ती थी तो इसको उतनी तकलीफ रहती थी कि 4 4 6 6 महीना इसकी खांसी नहीं जाती थी। इसकी खांसी जाती ही तब थी जब हम इसको कोई या तो नसेड्स दें, या फिर हमारे को प्रॉपर एक स्टेरॉइड का अपना कोर्स करवाना पड़ता था। अब वो भी काम नहीं करता है। अब तो मतलब उसने भी काम करना छोड़ दिया है, तो डॉक्टर ने हमारे को एक इनहेलर दे दिया है कि इसको आप अपना एसओएस की तरह रखो, और एक दिन में एक आधी बार तो ले लिया करो। बहुत ही माइल्ड सा इनहेलर है, बिल्कुल माइल्ड है वो इनहेलर, ठीक है मैं मानता हूं, है तो पर इनहेलर ही ना। 14 साल के बच्चे को अगर आप माइल्ड इनहेलर कह रहे हैं, तो वो 18 या 20 साल का जब तक होगा तब वो आगे क्या के क्या करेगा? हमारे को ये खुद से भी पूछना चाहिए, और हमारे को ये उस बच्चे के पेरेंट्स को भी बताना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं। इसमें केस मैंने जब लेना स्टार्ट किया तो मैंने इनसे पूछा कि ये मुझे बताइए, ये जो इसको सांस लेने की तकलीफ थी, खांसी वगैरह थी, ये कब से हुई? तो उन्होंने मुझको बताया कि ये 5 6 साल की जब से थी डॉक्टर साहब, तब से ही ऑन एंड ऑफ इसको खांसी की तकलीफ रहती थी। और जब भी इसको खांसी की तकलीफ रहती थी, हम एंटीबायोटिक का एक कोर्स करवाया करते थे, जिसके बाद में इसकी खांसी सही हो जाती थी। पर धीरे धीरे करके उन एंटीबायोटिक्स ने काम करना बंद कर दिया। समझ में आता है? पीछे जाके पूछा गया कि अच्छा ये बताइए, इसमें खांसी से पहले क्या हुआ था? कि डॉक्टर साहब जब ये सुबह उठा करती थी तो बहुत ज्यादा छींकती थी। तो जब ये छींका करती थी तो इतनी छींकती थी, करीबन करीबन 25 25 30 30 छींके एक साथ आ जाया करती थी, और ये बिल्कुल नीली पड़ जाती थी, और इसके आंख नाक से भयंकर पानी आया करता था, और ये बोलती थी, पापा मुझे कुछ हो जाएगा, पापा मुझे कुछ हो जाएगा। तब हम इसको लेकर के एक डॉक्टर के पास में गए थे। तो उस डॉक्टर ने हमारे को लीवोसिट्राजिन करके एक दवाई दी थी, और उन्होंने कहा था कुछ नहीं है, एलर्जी है, इस एलर्जी को हम अपना इस दवाई से सही कर लेंगे। ठीक है। उन्होंने उस लीवोसिट्राजिन को जब वो बच्ची 5 या 4 साल की थी तब से रेगुलर देना शुरू किया, और उसके 2 3 साल बाद तक वो जो एलर्जी थी वो जाके ब्रोंकाइटिस बनी, और आज के टाइम पे वो ब्रोंकाइटिस मुझको सीओपीडी अस्थमा में पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है। दोबारा से पूछा गया इस पेरेंट से कि मुझे ये बताइए, ये जो ये जो अपना नाक वगैरह बहा करती थी, उससे पहले भी कभी कुछ हुआ था क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, इस बच्चे को तो कभी भी कुछ नहीं हुआ, कभी भी कुछ नहीं हुआ। मैं ध्यान से सोचिए, जब ये पैदा हुई थी तो कुछ हुआ था क्या? कि हाँ, इसको एक बारी जब ये 4 3 महीने की थी तब इसके सर में बहुत ज्यादा एक्जिमा निकल गया था, और उसका बड़ा लंबा इलाज चला था। कि वो क्या इलाज आपने करवाया था? कि डॉक्टर साहब पहले जब ये एक्जिमा निकला था तो हमारे को किसी ने तेल वगैरह की मालिश बोली थी कि तेल की मालिश करो, नहलाओ तो उससे सही हो जाता है। हमने तेल की मालिश करी, थोड़ा बहुत सही हुआ, पर जैसे जैसे जो है सर्दियां आती गई, ये एक्जिमा और ज्यादा बढ़ता चला गया इस बच्चे का। तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए। उस डर्मेटोलॉजिस्ट ने हमारे को पहले अपना एक दो अपना शैम्पू दिए, वो शैम्पू हमारे को लगाने के लिए कहे, और एक आधी अपना शैम्पू के अंदर वो एक ट्यूब या क्रीम डालने के लिए दी। अच्छा ठीक है। उसके बाद में फिर कहते उससे कुछ नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली डॉक्टर ने हमारे को ये बोल के
ये बोल के, जब वो बच्ची 8-10 महीने की थी, ये बोल के दिया कि ये अब स्टेरॉइड है क्योंकि सर पूरा पक चुका है, हमको ये दवाई अब देनी ही देनी पड़ेगी वरना कोई तकलीफ हो सकती है। किस तरीके की तकलीफ थी? डॉक्टर साहब पस बहा करता था, बहुत बुरा हाल था, बाल तो गायब ही हो गए थे, मोटे मोटे अपना पीले रंग के खुरंड जमा करते थे इस बच्चे के, और बदबू आती थी। तब हमने इसको, जब वो ट्यूब दी थी तो स्टेरॉइड थी, तो अपना हमने इनको लगाई। तब मैंने इनसे पूछा, तो आपको पता है बच्चे को स्टेरॉइड लगाने के बाद में क्या होता है? तो वो बोलते हैं, डॉक्टर साहब बच्चा ही ना बचता तो फिर हम क्या करते। बीइंग अ पेरेंट मैं ये बात समझ सकता हूं, पर बीइंग अ होम्योपैथिक फिजिशियन मुझको पता है कि तकलीफ हुई कहां से है शुरू। तो यहां पे जब इस बच्चे का हमने प्रॉपर तरीके से केस लिया, केस लेने के बाद में हमने इसको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही ढंग से समझा, तो हमारे को यही एटॉपिक मार्च दिखाई दी कि बच्चे को स्किन रिलेटेड एलिमेंट्स, एटॉपिक डर्मेटाइटिस हुआ, उसमें सप्रेशन की वजह से इस बच्चे को एलर्जिक रिएक्शन हुए। इस एलर्जिक रिएक्शन को दबाने के लिए सिट्राजिन दी गई, जिस दबाने की वजह से वो उस टाइम पे उस प्रेजेंट जगह पे सिम्टम्स तो नहीं आए, पर जो दवाई, जो बीमारी थी वो धीरे धीरे करके अंदर घर तक करती चली गई, जहां पे फिर उसने हमारे ट्रेकिया को, और उसके बाद में हमारे ब्रोंकियाई को, और आज के टाइम पे हमारे पूरे के पूरे लंग्स को बहुत ही सीवियरली अफेक्ट कर रखा है। बीइंग अ होम्योपैथिक डॉक्टर, ये दो केसेस मेरे दिल के बहुत पास हैं, क्योंकि जब मैंने ये दो केसेस देखे, और एक नहीं बहुत बारी ऐसे केसेस देखे, तो मुझको ये पता है कि ये एटॉपिक मार्च मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, दोनों तरीके से। बीइंग अ होम्योपैथिक डॉक्टर मेरी क्लिनिकल केस टेकिंग में भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझको पता है मेरे को कहां जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट जी तक का जो मेरा सफर है, जो पेशेंट का, मुझे ए तक पहुंचना पड़ेगा, और वो ट्रैकिंग डाउन ऑफ द सिम्टम्स फ्रॉम जी टू वाई, एक्स टू वाई एंड ऑल दैट, ऑल द वे टू अपना ए, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यहां पे मैं बात करना चाहूंगा हेरिंग्स लॉ ऑफ क्यूर के बारे में। जब आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास में जाते हैं और वो बताता है कि मेरे बच्चे को खांसी है, मेरे बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है, या मेरे बच्चे को पेट की तकलीफ है, तब वो हमारे को ये बोलता है कि अच्छा ठीक है, खांसी है तो मैं आपको एक अपना खांसी कफ रिलीफिंग सिरप दे देता हूं, या फिर मैं आपको एक इनहेलर दे देता हूं। अगर कोई पेट की तकलीफ है तो मैं आपको एक अपना क्या कहते हैं, कोई अपना गैस की दवा दे देता हूं, और एक मैं पेट साफ करने की दवा दे देता हूं। अगर बहुत ज्यादा अपना डायरिया हो रहा है तो वो बोल देते हैं कि चलो ठीक है, हम इसमें आपको अपना और कुछ नहीं, हम अपना एक परगेटिव दे देते हैं, डायरिया रुक जाएगा। एक एंटीबायोटिक का कोर्स भी करवा देते हैं कि कोई इन्फेक्शन अगर हो तो, कोई इन्फेक्शन अगर हो तो। बीइंग अ डॉक्टर आपको ये चीज देखना चाहिए कि प्रिजम्पशंस पे आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। प्रिजम्पशन पे ट्रीटमेंट करके आपने पेशेंट को ही खराब करना है। पहले आप देख तो लो कि क्या कोई इन्फेक्शन है। और आज के टाइम पे आपको ये सारे केसेस बहुत ही रेडली मिलेंगे। जितने भी मेरे अपना जो डॉक्टर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, उनको ये चीज बहुत भली भांति पता है कि ये केसेस इतने ज्यादा आते हैं कि आप और हम इसे सोच भी नहीं सकते हैं। तो यहां पे हमारे को हेरिंग्स लॉ ऑफ क्यूर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि मैं आज जो दवाई दे रहा हूं, हो सकता है कि मैं बच्चे की खांसी को देख के दवाई दे रहा हूं, पर मेरे को यह ध्यान रखना है कि मेरे को उस जगह पहुंचना है जहां पे वो स्किन पे दोबारा से लिजन आएगा ही आएगा। तो अगर मेरे एक बच्चे को खांसी के लिए दवाई दी, और खांसी के लिए दवाई देने के बाद में उन्होंने मुझे बोला, डॉक्टर साहब खांसी तो छोड़ो, इसको तो छींके वापस आ गई, इसकी तो आंख नाक से पानी जैसे 5 साल पहले 4 साल पहले चला करता था वैसा शुरू हो गया है, आपने क्या दवाई दी है, इसका तो बलगम बड़ा मुश्किल, बड़ा भयंकर तरीके से निकल रहा है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये चीज अगर पहले हुई है तो ये दोबारा होगी ही होगी। अगर इस जगह पे आ गए हैं तो उसके बाद में एक हमारे सारे के सारे लिटरेचर्स में ये देखने को मिलता है, केंट बहुत अच्छे से ये चीज लिख के गए हैं कि अगर कोई मेरे को अपना स्किन रिलेटेड एलिमेंट था, और अगर वो स्किन रिलेटेड एलिमेंट सप्रेस हुआ है, तो आपको 100% कोई रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, और अगर वो रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम सही हुई है तो ये वापस स्किन पे आके ही बिल्कुल खत्म होगा। पूर्ण विराम तभी लगेगा जब स्किन पर आएगा वो लेजन, और उसके बाद ही परमानेंट वो जो केस है
क्योर मैं बोलना पसंद नहीं करता, बट वो ट्रीट हो जाएगा। क्योर एक बहुत बड़ा वर्ड है, तो उस चीज को तो मैं नहीं बोलता, बट वो ट्रीट हो जाएगा। और उसके बाद में हम अंडर ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं उस पेशेंट को कि ये आगे कभी भी कोई तकलीफ वापस ना आए। ये दो केसेस जो थे, ये तो बिगड़े केसेस थे। अब मैं इसमें एक केस आपको बताना चाहता हूं। एक बच्चा जो कि मेरे पास में आया, और बच्चे की क्या होता है, बच्चे की बारी में डॉक्टर्स भी थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं कि 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का बच्चा है, दवाई देंगे कैसे, और दे भी दी और कुछ हो गया इधर उधर, तो फिर हम अपना सर पे लेके कहां तक जाएंगे। तो एक बच्चा मेरे पास में आया, उसकी फैमिली मेरे से ट्रीटमेंट लिया करती थी, तो बच्चे का मेरे से कभी ट्रीटमेंट नहीं चला करता था। तो उसकी मदर मेरे पास में आती थी, तो उसकी मदर जब मेरे पास में आई तो उन्होंने बोला, डॉक्टर साहब मैं तो बहुत तंग हो चुकी हूँ। मैंने बोला क्यों, क्या तकलीफ है? तो उन्होंने बोला, डॉक्टर साहब मैं इसलिए तंग हो चुकी हूँ कि मेरे अभी बेबी हुआ है और वो 2.5 महीने का है। तो जब वो 1 सवा महीने का था तो उसके चेहरे पे थोड़े से अपना इरप्शंस वगैरह आए थे, पस्चुलर से इरप्शंस थे, सर पे थोड़ी सी खुजली वगैरह थी, रेडनेस हो गई थी। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको एलर्जी हो गई है। तो उन्होंने हमने पूछा कि किस चीज की एलर्जी है, तो मेरे फीड के ऊपर है कि हाँ, आप जो खाते हैं उससे इसको एलर्जी हो गई है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा फिर हम क्या करें इसमें। तो उन्होंने कहा कि आप अपना खाना बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दो। तो जो मदर रोटी खाया करती थी उसको भी बंद करवा दिया गया। माइंड यू 1.5 2 महीने के बच्चे की बात कर रहे हैं हम, जो कि मदर्स फीड के ऊपर पूरी प्रॉपरली पूरी तरीके से अपना डिपेंडेंट है। मदर का घी बंद करवा दिया गया, मदर का दूध बंद करवा दिया गया। मदर को एक बहुत ही स्पेसिफिक ब्रांड का दूध बोल दिया गया कि यही ब्रांड है, इसी ब्रांड का डब्बा आएगा, इसी को आप पानी में मिलाएंगे और गरम गरम पी लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो वो अपना जब उन्होंने लिया और बच्चे को एक ट्यूब लगाने के लिए दे दी, वही ट्यूब, और वो ट्यूब लगाने के लिए दे दी, तो वो चीज सही हो गई। कि पर डॉक्टर साहब ये बच्चा तो रात भर तंग कर देता है। क्यों तंग करता है? कि ये तो इसे इतनी गैस होती है कि हम सोच नहीं पाते। पूरी रात हो जाती है इसको गोद में लेके, ये तब भी चुप नहीं होता। तो आपके दिमाग में आता है कि चलो सीना हो सकता है, कामोमिला हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। नहीं, आप देखो तो इसका रीजन क्या है। तो मैंने फिर उनकी मदर से पूछा, आप क्या चाहते हो, आपको क्या है? कि डॉक्टर साहब कुछ खाना ही नहीं खा रही हूँ, मेरे शरीर में जान नहीं है, बच्चे को भी रखना पड़ता है, हाथों पैरों में दर्द होने शुरू हो गए हैं, जो पसंद का खाना था वो छूट चुका है। मीठा मेरा मना कर दिया गया है, ग्लूटेन मेरा मना कर दिया गया है, व्हीट मेरा मना कर दिया गया है, अन्न मेरे मना कर दिए गए हैं, डेयरी मेरा मना कर दिया गया है, घी मेरा मना कर दिया गया है, रिफाइंड मेरा मना, सब मना कर दिया है। तो आप खा क्या रहे हो? बॉइल्ड वेजिटेबल्स, और वो भी 4 5, वो भी ज्यादा नहीं। क्यों, आप पता बच्चे को उस चीज से हो। ठीक है, कोई बात नहीं। आप इस बच्चे को सही करना चाहते हैं? कि बिल्कुल चाहते हैं डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं। इस बच्चे को मैंने, जब ये मेरे सामने बैठा हुआ था, गोद में ही था, इस बच्चे को मैंने सल्फर 30 दी, ज्यादा कुछ नहीं, सल्फर 30 की एक डोज दी। एक डोज देने के बाद में मैंने उस बच्चे को भेज दिया कि अब इसको कोई दवाई नहीं, कि डॉक्टर साहब और भी तो देनी पड़ेगी, कि नहीं कोई दवाई नहीं, यही दवाई है बस, अपना खत्म हो गई बात। और आप सब कुछ खाओ, कल से आप सब कुछ खाओगे। ठीक है। जब मैंने उनको ये चीज बोली कि सब कुछ खाएंगे, तो उन्होंने सब कुछ खाना शुरू किया। और वही जो एक नाइटमेयर होता है किसी भी एक होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए, अगले दिन सुबह सुबह मेरे पास में फोन आ गया, डॉक्टर साहब बच्चे को लग गए हैं दस्त। और कितने दस्त, इतने भयंकर दस्त डॉक्टर साहब, 3 डाइपर्स लीक हो चुके हैं। ठीक है। उसमें फिर उन्होंने मुझे बताया कि पर डॉक्टर साहब एक चीज आपने जो मुझे बोली थी ना, उनमें अपना, उसके अंदर एक चीज जो आपने मुझे बोली थी वो ये है कि इसके चेहरे पे फिर से वो दाने से आ गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कि आप अभी आप रुको, कोई बात नहीं। बच्चे को बस अपना, आप अपना दूध पिलाते रहिएगा। बच्चे को अपना कोई और परेशानी नहीं होनी चाहिए, बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशन सेट नहीं होनी चाहिए, बाकी सब कोई बात नहीं। कोई दवाई देनी है? नहीं, कोई दवाई नहीं देनी। शाम तक वो दस्त बंद। रात को बच्चा सोया, आज भी वो बच्चा सो रहा है, कोई परेशानी नहीं है। माँ खाना भी अच्छे से खा रही है, बच्चे को ना कोई इचिंग है, बच्चे को ना कोई दर्द है, बच्चे के ना कोई माइलस्टोन्स डिलेड हैं, ना उसका पेट खराब हो रहा है, ना तो उसको खांसी हो रही है।
बच्चा बिल्कुल ठीक है, बच्चा 3 साल का हो चुका है। एक डोज सही टाइम पे एटॉपिक मार्च को इस तरीके से खत्म कर सकती है, और वहीं पे गलत दवाइयां एटॉपिक मार्च को उस जगह पे लेके जा सकती हैं जहां पे आप होम्योपैथी में भी पढ़ते हैं अनट्रीटेबल डिजीजेस, कि इनका अब कुछ नहीं हो सकता, हम सिर्फ इसको दवाइयों से सही कर सकते हैं, पर कब तक ये हमें भी नहीं पता, क्योंकि आपने उस बच्चे को उस जगह पे लेकर के आ गए हैं कि बच्चा सही होने की अब हालत में है ही नहीं, और अगर होगा भी तो वो पेरेंट्स उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जो मैंने आपको पहला केस बताया जिसके अंदर वो सीवियर कॉन्स्टिपेशन का केस है, बिकॉज डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, वो मरीज जो मेरा है वो न्यूजीलैंड का है। अब उसको या तो मैं दवाई बताऊं और भेजूं और उसको मिले ना, तो फिर वो तकलीफ है। अल्टीमेटली आपको ही ये बोलना पड़ता है कि जब तक बच्चा नहीं आ जाता मेरे पास में, जब तक मेरे को ढंग से नहीं देखने को होता, आपको ये केस मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो होम्योपैथिक अपना हमारे जो अपना अपना चीजें हैं, यहाँ पे हमारे को ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का एक प्रॉपर थरो नॉलेज, हमारे को थ्योरी ऑफ सप्रेशन, किस तरीके से मेरा जो सोरा है किन किन सिम्टम्स की वजह से साइकोसिस में जाता है, किस वजह से मेरा जो साइकोसिस है किन किन रीजंस की वजह से हमारा अपना सिफिलिस में जाता है। और ये जो सिफिलिस है, ऐसा नहीं है कि सिफिलिस अपनी जगह पे जब पहुंच जाता है तो वो अपना कोर्स कंप्लीट कर देता है, नहीं। कॉम्प्लेक्स डिजीजेस का काम यही है कि उसने एक सिस्टम में सिफिलिस पकड़ा है, अब वो और डीपर सिस्टम में जाके सोरा साइकोसिस और सिफिलिस को जाके पकड़ेगा, जब तक उसकी वाइटल फोर्स को वो उस जगह पे खत्म ना कर दे कि अब इस पेशेंट के अंदर कुछ भी ना बचे। ड्रेनिंग आउट ऑफ द लाइफ आउट ऑफ द पेशेंट until the vital force is not at all unrecognizable is the main course of the disease. Or homeopathy comes in where he puts a check, a barrier in front of this, जहां पे हमारे को रोकना पड़ेगा इस अपना बार इस अगले आगे के प्रोग्रेशन को, कि इनको पहले यहां रोका जाए और फिर इनको पीछे की तरफ धकेला जाए, कि मेरा जो इनर बीइंग है, मेरा जो अंदर का आदमी है, उसको मैं बचा सकूं। ए टॉपिक मार्च का जो हम अभी अपना पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, एक तो हमारे को ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब हम अपना कोई भी, ये सिर्फ एक डिजीज है, हर डिजीज के बारे में हमारे को ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट दूसरी पैथी से आ रहा है तो वो किस तरीके का ट्रीटमेंट लेकर के आ रहा है, और अगर वो कोई ट्रीटमेंट लेकर के आ रहा है तो उससे हमारे को क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। क्योंकि जनरली आप ये चीज देखते हैं कि जो मेडिसिन दी जाती हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, साइड इफेक्ट्स भी वही होते हैं। तो अगर आपको ये चीज पता है कि इस दवाई से ये पर्टिकुलर प्रॉपर साइड इफेक्ट होता है, तो आप उस दवाई को रोक देंगे तो आधा मरीज तो खुद सही हो जाता है, आपको होम्योपैथी की इतनी जरूरत नहीं होती है। ये तो सपरेशन बाहर आता है जिसके लिए आपको होम्योपैथी देनी पड़ती है। जैसे एटॉपिक डर्मेटाइटिस के अंदर हमने एक चीज पढ़ ली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में, बट अगर ये जो हमारे एलर्जीज जब होती हैं, ये एलर्जीज जब होती हैं तो इसके अंदर जो हमारी सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ अपना मेडिसिन आती है वो आती है लीवोसिट्राजिन एंड सिट्राजिन। और लीवोसिट्राजिन और सिट्राजिन के बाद में जो अपना सेकंड अपना जो हमारी अपना मेडिसिन का कोर्स आता है, वो आता है फेक्सोफिडानाइन। तो फेक्सोफिडाइन एंड ऑल दीज थिंग्स ये क्या करती हैं? ये इनहिबिटर्स है ना, ये इनहिबिटर्स हैं, ये हमारा जो नॉर्मल चेक है ऑफ द डिस्चार्ज उसको उस टाइम के लिए रोक देंगे। पर इसको रोकने के बाद में फिर क्या? ये रोकने के बाद में अगर ये बाहर नहीं जा रहा है, ये जो हमारे को एलर्जी है जो आज फील नहीं हो रही है बाहर की तरफ, यही तो अंदर जा रही है, यही तो हमारा सप्रेशन, थ्योरी ऑफ सप्रेशन बताता है। और अगर हमने यहाँ पे प्रॉपर मेडिसिन दी और प्रॉपर मेडिसिन के देने के बाद में प्रॉपरली वेट किया इस मेडिसिन को एक्ट करने के लिए, तो हमारे को 100% केसेस में
रिजल्ट मिलता है, हमारे को 100% केसेस के अंदर अपना अच्छा अपना हमारे को प्रोग्रेस मिलता है। यहां पे एक दो चीजें और भी हैं। जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट एटॉपिक डर्मेटाइटिस इन इंडिया एज ऑफ नाउ, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे को आज के टाइम पे क्लिनिकल्स में बहुत ज्यादा मतलब प्रीडोमिनेंटली मिल रही हैं। वो ये है कि हार्श फूड रिस्ट्रिक्शंस ऑन मदर्स, ऑन चिल्ड्रन, ऑन एनीवन दैट यू कैन एक्चुअली पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन। कई बारी आपको ये जो चीजें हैं ये सोशल मीडिया पे देखने को मिलती हैं, ओ मिल्क इज नॉट गुड फॉर यू, ओ घी इज नॉट गुड फॉर यू, घी से तो मोटे हो जाते हैं, दूध से तो कब्जियत हो जाती है, दूध से तो गैस होना शुरू हो जाता है। दूध सिर्फ 8 साल के बच्चे तक, 10 साल के बच्चे तक के लिए है, उसके बाद में फिर दूध नहीं है। क्यों? फिर दूध क्या कर देता है? आप उसके बाद में आदमी नहीं रहते या आपका पेट पेट नहीं रहता। ये जो वेस्टर्नाइजेशन है ऑफ द फूड हैबिट्स, गोइंग मोर टूवर्ड्स द प्रोसेस्ड फूड। आज अगर आप अपना रिसर्चेस पढ़ेंगे, मैं अभी 10-15 दिन पहले ही एक रिसर्च पढ़ रहा था जहां पे वेस्टर्न कंट्रीज ये कह रहे हैं these refined and processed oils are the main cause of most of the complaints in the human body। ये जो नेचुरल ऑयल्स हैं ये अच्छे हैं। तो इन सब चीजों पे हमारे को थोड़ा फोकस करना चाहिए। हमारे को डाइट ऐसा नहीं है कि सब चीज खाओ और हर चीज खाओ, पर थोड़ा थोड़ा तो खाओ। जो ये हमारा एलर्जी है, एलर्जी के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज आज के टाइम पे ये बोल रहे हैं कि जब बच्चा छोटा है तो उसको धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें क्या कहते हैं, आप इसको थोड़ा सा, इसके सिस्टम को थोड़ा सा एलर्जेंस के साथ में थोड़ा यूज टू कर दीजिए। बट इंडिया के अंदर उल्टा हो रहा है। इंडिया के अंदर पेरेंट्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर वेस्टर्नाइज्ड। हमारे यहाँ पे अपना डॉक्टर नेहा है, डॉक्टर नेहा मेरठ से हैं जहां तक मुझे याद है ना मैम। तो हमारे यहाँ पे अपना जब अपना बच्चा पैदा होता है तो उसको ना शहद चटा दिया जाता है। और जो नई नई माए हैं वो बड़ा कि तुम्हें कसम है, मैं बता रही हूँ, मेरे बच्चे को अगर इन्होंने शहद चटाया मैं तुम्हारी जीना हराम कर दूंगी। और ये फिर भी अरे नहीं नहीं ये करके कर दिया जाता है। आई कैन नॉट से वेदर इट इज अ गुड प्रैक्टिस और अ बैड प्रैक्टिस, बट आई कैन ओनली से वन थिंग कि इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन दिस वर्ल्ड। अगर इस चीज से कुछ खराब हो रहा होता तो पॉपुलेटेड तो मोस्ट नहीं रहना चाहिए था जी, कुछ हो ही जाता, है ना। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर हम अपना, वी आर एक्चुअली इंट्रोड्यूसिंग अपना हनी, तो व्हाट डज हनी हैव? मोस्ट अमाउंट ऑफ एलर्जी जो होती है पॉलन से होती है। हनी इज एक्चुअली बीइंग मेड ऑफ द पॉलन्स ना। तो इसीलिए ये जो चीजें हैं ये कुछ स्पेसिफिक साइंटिफिक सिग्निफिकेंट कुछ तो है। Do not quote me on this whether this is good or bad, but something that we can actually work on. We can research on this. Let's just like अपना keep our minds open about this thing. So this basically would be my time for atopic march and its homeopathic implementation। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, अगर किसी को कोई कुछ चीज पूछनी है तो आई एम नॉट एक्चुअली पुटिंग एनी मेडिसिन इन दिस, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन जैसे पेट्रोलियम ग्रेफाइटिस और ये सब सारी मेडिसिन एटॉपिक मार्च के लिए बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है, डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअलिटी एंड द टोटालिटी ऑफ द केस। तो आई एम नॉट गोइंग टू पुट कि एक कोई नाम मैं दे दूं उसमें, बट अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आई एम ओपन फॉर दैट। यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन। थैंक यू। या थैंक यू डॉक्टर अभी, आपके आज के अटॉपिक मार्च के सेशन के लिए। और जैसे कि डॉक्टर अभी ने कहा कि अटॉपिक डर्मेटाइटिस और एलर्जी की केसेस ऑब्वियसली आर डेफिनेटली ऑन द राइज। और वन ऑफ द रीजन इज यस ऑफ स्विचिंग ऑफ टू प्रोसेस्ड एंड मोर रिफाइंड डाइट। Yeah. यस, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन आंसर सेशन का टाइम है, तो एनीबडी जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना हो वो प्लीज पूछ सकता है डॉक्टर अभी से। डॉक्टर अभी इसमें जैसे डर्मेटाइटिस की मोस्टली जो छोटे बच्चों में मैनिफेस्टेशन होती है, जैसे आपने कहा पॉस्चुलर इरप्शंस है या रेडनेस है
या और कोई भी प्रेजेंटेशन है तो वी शुड वी गो फॉर एनी ब्लड टेस्ट या कोई हमें टेस्ट, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा उस चीज के लिए होता है कि हम ब्लड टेस्ट पे चले नो जाएं आई डोंट जस्ट थिंक टू सो। डायग्नोस नो नो आई डोंट थिंक थिंग्स सो। इन स्मॉल किड्स। हम्म। न्यूनेटल डर्मेटाइटिस या एटॉपिक डर्मेटाइटिस में आप टेस्ट करवाएंगे भी तो किसका टेस्ट करवाएंगे? नहीं, जैसे आजकल बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो या गई है या कि एलर्जी एग्जैक्टली। के लिए। वी शुड यस। एक्चुअली चेक आवर सेल्फ। मैं यही चीज बोल रहा हूँ ना, जो हाँ। चीज जरूरी है उस चीज को हम करें। जो बिल्कुल। चीज बेवजह जरूरी नहीं है, व्हाई डू वी एक्चुअली नीड टू पुट? होम्योपैथी इज ऑल अबाउट बीइंग जेंटल, सिंपल एंड यस मिनिमम। यस यस। अब एक बच्चा है, उसको वैसे ही वैक्सीनेशन लग रहे हैं, हम्म। है ना? अब यस। मेरा अपना 5 महीने का मेरा अपना बेबी बॉय अपना, एंड अपना वो जब भी अपना लेकर के जाना होता तो पहले तो ये चिंता होती है कि अरे यार ये तकलीफ है ना? हम्म। अब उसके बाद में वहां पे जाके अगर आपको बोल दे कि अरे देखो इसके यहाँ पे पपड़ी जम रही है, एक काम करो, एक ब्लड टेस्ट और करवा लो, तो हम्म। अगर कोई, देखिए क्या होता है ना, वही है कि बीइंग अ होम्योपैथिक फिजिशियन मेरे को पता है ये चीज कहना बहुत आसान है। अगर कोई एक लेमन है, अगर कोई एक आदमी है जिसको नहीं पता इसकी वजह से, तो वो डॉक्टर के ऊपर आंख मूंद के विश्वास करता है। वो कहता है डॉक्टर ने जो कहा वो पत्थर की लकीर है, मैं करवाऊंगा। और इस चीज का डॉक्टर्स कितना फायदा उठाते हैं ये हमें पता है। बिल्कुल। सब डॉक्टर्स हैं यहाँ पे बैठे हुए, सबको पता है कि सबके पास में एक अपना वो आ जाता है, एक अपना नोटबुक आ जाता है कि डॉक्टर साहब हमारा डायग्नोस्टिक सेंटर है, थोड़ा ख्याल रखिएगा, यस यस। है ना? तो व्हाई डू वी नीड टू लाइक गो फॉर दैट? उसमें नहीं पढ़ना है, आप अपना केस टेकिंग लीजिए, आप प्रॉपर थरो चीजें देखिए, लुक फॉर अ रीजन ना। आज के टाइम पे जो जितना भी अभी अपना चल रहा है, जो अभी का वेदर चल रहा है, आई एम गेटिंग लाइक सो मेनी पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम डर्मेटाइटिस। अभी मेरे पास में एक पेशेंट आया है जिसका 1.5 महीने का बच्चा है, 2 दिन नहाया है वो 1.5 महीने में। ओके। तो आप बताइए ना, उसको नहीं होगी क्या स्किन रिलेटेड एलिमेंट्स? मैं हम्म। आपको अभी भी दिखा सकता हूं, आई कैन बिल्कुल। शो यू अपना केसेस जहां पे अपना डाइपर्स ऐसे पहना के बिठा दिए जाते हैं, वो उतार ही नहीं रहे हैं, और यस उसके यस। बाद में वो फोटोग्राफ भेजते हैं, देखो डॉक्टर साहब डाइपर रैश हो गया, तो क्या होगा? और होगा ना? तो यू नीड यस। टू सी टू दैट। आप प्रॉपर केस टेकिंग कीजिए, लुक फॉर अ कॉज। अगर आज के टाइम पे अभी है, ड्राइनेस है, कैप्स हैं, बहुत ज्यादा अपना मिटन्स हैं, आप अपना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अपना उसमें अपना हॉट एनवायरनमेंट में बच्चे को कपड़ा भी पहना दिया, रजाई भी पहना दी, हीटर भी चला दिया, सब कर दिया, और माँ ने भी अपना गोद में ऐसे कोली भर रखी है कि बस कुछ ना हो इसे, हम्म। है ना? तो वो तो होगा ना। तो ये लुक फॉर अ कॉज, लुक फॉर अ प्रॉपर केस, और अगर उसके बाद आप अगर आप प्रिस्क्राइब करेंगे, हम 100% श्योर यू वोंट नीड एनी डायग्नोसिस एंड या ऑल। आई वाज मैं इसलिए ही पूछ रही थी क्योंकि आजकल जो वही वाली बात है कि जो मेंटालिटी हाई क्लास और जो उनकी बन गई है कि जब तक आप टेस्ट नहीं लिखते बच्चे को, दे डोंट कंसिडर इवन कि मतलब अच्छा डॉक्टर साहब इलाज भी ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे क्योंकि टेस्ट एग्जैक्टली नहीं ना, किए। तो आप अपना कंसल्टेशन ज्यादा ले लो कि टेस्ट हमने कर दिया, खत्म। यस। यू तो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। वो बहुत सारे रीजंस अपना तरीके हैं। यस एग्जैक्टली। अब जैसे मैं बैठा हूं जहां पे, हम्म। यहाँ पे वही है कि डॉक्टर साहब टेस्ट लिख दो, हाँ जी बिल्कुल। वही है ना, टेस्ट लिख दो, तो वो आपके ऊपर है। यू नीड टू काउंसिल द पेरेंट्स प्रॉपरली कि यस यू डू नॉट यस। नीड टेस्ट। व्हाई डू यू नीड टेस्ट? अगर आपके पास में इतना ज्यादा पैसा आ रहा है तो बच्चे की गुल्लक में डाल दो। हम्म। अगर आपको फिर भी नहीं बहा रहा है तो हम ले लेते हैं, बट बिल्कुल। यू डू नॉट नीड दैट थिंग। तो वो चीज। यस ऑब्वियसली। जी। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि विच पोटेंसी ऑफ मेडिसिन वी कैन स्टार्ट इन अ न्यू बॉर्न बेबी। ऑलवेज द मिनिमम वन। डू नॉट गो फॉर लाइक अपना हाई पोटेंसीज। हमेशा मैं तो कहूंगा 30, और सिंगल डोज। बच्चे की बारी में तो जब तक बच्चा 1 1.5 साल का, 2 साल का नहीं है, तो सिंगल ओके। डोज। एंड व्हाट सिंगल अबाउट बहुत द बहुत अच्छे से डिस्पेंसिंग काम। मेथड? पार्डन मैम। Dispensing, how do we dispense the medicine in the? ग्लोब्यूल्स। Okay. अगर जैसे बच्चा है, मैं इस चीज को मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ। पहली बात तो अब प्रॉपर गुड होम्योपैथिक ग्लोब्यूल, इट विल अपना डिसॉल्व एज सुन एज इट एक्चुअली कम्स इन कांटेक्ट विद द सलाइवा। तो एक छोटा सा ग्लोब्यूल साफ हाथ से, हाथ धो के, पूछ के, एक छोटा सा ग्लोब्यूल बच्चे के बस जीभ पे रख दो। Okay. एक, कुछ भी नहीं करना है, बच्चा ले लेता है। हमारे यहाँ पे अपना क्या कहते हैं, जब अपना मतलब मेरा बेटा हुआ था तो हमने अपना उसको अपना एक दो तो मतलब 2 3 दिन का था तब दे दिया था, कुछ नहीं होता। थोड़ा सा दिल मजबूत रखना है बीइंग होम्योपैथिक डॉक्टर, Yes, कुछ yes, नहीं होगा। yes. इतना आपको बोलिए खुद को कि ऑल इज वेल, एंड देन जस्ट प्रिस्क्राइब। Okay. नहीं होता है कुछ भी। जी। Okay. यहाँ पे पूछ रहे हैं why not simple
आई गेस मदर टिंचर इज नॉट एडवाइजेबल टू गिव टू अ न्यू बॉर्न आप बेबी, दीजिए क्योंकि मदर बहुत टिंचर क्रूड। बच्चों को। नहीं, कोई बात नहीं, इट्स अ गुड थिंग। आप देके देखे मदर टिंचर बच्चों को, और उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर पता लगेगा। आप कैसे देंगे मदर टिंचर? आप बच्चे को यस, 6 महीने तक अनपराशन नहीं कर रहे हैं, आप बच्चे को पानी तक तो पिला नहीं रहे हैं, आप मदर टिंचर सही, कहाँ से देंगे, बताएं ना प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। आई गेस डॉक्टर आकांक्षा आंसर इज क्लियर अबाउट दिस। यस, ऑब्वियसली, या तो अगर डॉक्टर अब आकांक्षा वुड वांट टू से, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, अगर 5 साल का, 10 साल का, ऑब्वियसली, 15 साल का है, वी यस। कैन एक्चुअली थिंक ऑफ गिविंग मदर टिंचर डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी एंड द कंडीशन। मदर टिंचर, माइंड यू, इज होम्योपैथी। इन होम्योपैथी इज द लाइफ सेविंग ड्रग। हम्म, कि वो धक्का स्टार्ट होता है ना, कि कुछ तो करना पड़ेगा, और एल्स द हम्म, पेशेंट कैन एक्चुअली लाइक अपना कैन गो अंडर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, देन वी यस। प्रिस्क्राइब मदर टिंचर्स, नॉट बिफोर दैट वी यस, प्रिस्क्राइब मेडिसिन। बिल्कुल। जी। या फिर यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि ठीक है, आप ग्लोब्यूल्स की बात कर रहे हैं। पहले के जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, वो जो पुड़िया देते थे, दे वुड क्रश द सैकलैक या ड्रॉप्स, सैकलैक, यस। बट ड्रॉप्स डाल के देते थे। बट वो भी एक तरीका होता है डिस्पेंस बट करने का। बट यस, देन द थिंग इज डॉक्टर साहब, आज के टाइम पे वो जो क्रशिंग और सैकलैक है, उसमें जो हमारे जैसे क्लासिकल होम्योपैथ्स है ना, यस, वो पेशेंट के दिमाग में डाल देते हैं इसमें स्टेरॉइड है। यस, यस, नहीं बिल्कुल। डालते हैं वो। तो यस, यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट ना, तो यस। देर आर प्रॉपर सैकलैक्स दैट आर प्रेजेंट अपना, तो उसको आप फिर अपना दवाई कैसे डालेंगे? पहले तो बहुत कुछ हुआ करता था जो कि अब या नहीं। डिस्पेंस, यस। उसके लिए डिस्पेंसिंग पूरा फार्मेसी वाइज वी नीड टू बी। यस, एंड Dr. Kangsha is again asking why I can't Dr. understand why Akansha, not mother tongue. this is going to be very, very specific. Which age group you are actually talking about? You need to be very specific in this. आई कैन एक्चुअली लाइक अपना टेल यू ना, आप अपना 6 महीने के बच्चे को मदर टिंचर नहीं दे सकते हैं। हाउ कैन यू, आप बताएंगे आप अपना कि मदर टिंचर प्रिस्क्रिप्शन के लिए यू विल नीड टू ऐड लाइक अपना 2-3 ड्रॉप्स इन अ बॉटल ऑफ वाटर और समथिंग। तो वो आप अपना 2 साल 3 साल के बच्चे को दे सकते हैं। एंड आप अभी ये देखिए ना, वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉपिक डर्मेटाइटिस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एलर्जिक राइनाइटिस और इवन अस्थमा, जब हम उसको पोटेंटाइज मेडिसिन से सही कर सकते हैं, तो मदर टिंचर फॉर मी पर्सनली वुड बी थोड़ा सा ज्यादा। तो आप वो, हर किसी का अपना एक, होम्योपैथी इज ऑल अबाउट प्रिस्क्रिप्शन एंड द मेथड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो वो हर किसी का एक अपना विजन होता है, तो वो उस चीज में हमारे को थोड़ा देखना पड़ता है। Yeah. Yes. वन ऑफ द मतलब ऑब्वियस रीजन है कि मदर टिंचर बिटर होता है, और छोटे बच्चे के लिए आई गेस लेना इज नॉट इजी। जब हम्म, जब आप किसी जब एक कोई पेशेंट आता है फ्रॉम आयुर्वेदा, हम्म। generally patients come from ayurveda to homeopathy because of a the difficulty in taking the टेकिंग, medicine, b the या और bitterness or the यहाँ taste पे and एक everything. चैलेंज वही है कि छोटे बच्चे को जो मेडिसिन देनी है, वो हमें उसकी पैलेटेबिलिटी और वो फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं। इवन आजकल तो बड़े पेशेंट्स में भी देखने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ डॉक्टर साहब हमें या तो आप मीठी गोली, बहुत लोगों को तो यही मिसकंसेप्शन है कि मीठी गोली से डायबिटीज हो जाएगी या जो भी हो जाएगा। तो Yes. हम तो हमें हर हर फैक्टर को देखना पड़ता है। सिर्फ मेडिसिन देना ही नहीं है, उसको डिस्पेंस करना, और पेशेंट उसको कितना इजीली ले पा रहा है वो भी हमें देखना है, क्योंकि अगर दवाई अंदर जाएगी ही नहीं तो पेशेंट ठीक Homeopathy, कैसे होगा। homeopathy यस, in general will always be about the simple single and the minimum dose. यस, एग्जैक्टली। अगर वो एक गोली से हो सकता है, तो यू कैन एक्चुअली लाइक यू नीड टू प्रिस्क्राइब वन। अगर वो आपको थोड़ा सा और ज्यादा अपना प्रोमिनेंट में जी, आना है, थोड़ा सा और ज्यादा रिपीटेशन करना है, तो यू कैन गिव बीडी, यू कैन गिव टीडीएस, यू कैन गिव क्यूडी, डिपेंडिंग अपॉन द केस। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द केस। अगर किसी पेशेंट के अंदर 5 साल का, 10 साल का, अब जैसे ये 14 साल की बच्ची है जिसको इनहेलर दे रखा है, तो ऑब्वियसली आई नीड टू गिव सम अदर टिंचर इन केस ऑफ इमरजेंसी। कि भाई यस, हम रखवा रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो वी विल नीड टू गिव यू समथिंग, तो हम इसको रखवा देते हैं, तो वो चीज है। ओके। सो आई गेस आज का ऑलमोस्ट टाइम भी हमारा ओवर हो रहा है आज का सेशन के लिए। मैं डॉक्टर अभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज के थैंक यू वेरी सेशन मच। के लिए, टॉपिक मार्च के लिए। एंड आगे भी आशा करती हूँ कि ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स डिजीज के लेके आएंगे अलॉन्ग विद केसेस। या थैंक तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अभी का। और अब हमारे हिंदी सेशन का टाइम इज ओवर, और अब मैं इंग्लिश सेशन के लिए हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर बीजे बिंदुराज।